हाँ, विद्युत विभवांतर का सूत्र होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, विभवांतर की कल मैंने परिभाषा क्या बताई थी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या बताई मैंने? किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ये विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये बिंदु है, बी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? यहाँ का विभवांतर। उसका सूत्र क्या होता है विभवांतर का? V बराबर W अपॉन Q। V तो है यहाँ विभवांतर, W है कार्य और Q है आवेश। ठीक है, अब देखना इसके अंदर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझ गया। अब अगला देखना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन। अब देखना आगे नेक्स्ट पॉइंट में इसमें, अब यहाँ पर अगर विभव की परिभाषा पूछे तो अगर एक वोल्ट की परिभाषा पूछ ले कि एक डिफाइन एक वोल्ट या एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो उसके लिए क्या आएगा? एक वोल्ट यहाँ कब आएगा? जब W का मान 1 जूल और आवेश का मान 1 कूलाम हो। अगर W का मान 1 जूल और आवेश का मान 1 कूलाम हो तो V किसके बराबर है? ऑटोमेटिकली A के बराबर ही आएगा। मैं इसी सूत्र को वापस लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, तो मैं यहाँ W की जगह 1 जूल रख दूँ, इसकी जगह 1 कूलाम रख दूँ, V का मान कितना आएगा? 1 वोल्ट ही आएगा। समझ गए? तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट की सूत्र से परिभाषा बनाएंगे। अपन को सूत्र याद है ना, तो सूत्र से ही परिभाषा बनाएंगे। V के 1 वोल्ट है, W अपॉन Q है, तो 1 वोल्ट कब आएगा? जब यह इसका मान भी 1 हो, इसका मान भी 1 हो। ऐसा में तो अपन परिभाषा में क्या लिखेंगे लैंग्वेज में कि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? 1 वोल्ट। परिभाषा वापस समझ लेना, सिंपल सी है। पहले तो सूत्र को याद रखना, V इक्वल्स टू W अपॉन Q है। अब यहाँ A कब आएगा? जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब परिभाषा में अपन क्या कहेंगे? 1 कूलाम आवेश को, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर देखो, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना आएगा? 1 वोल्ट। आगे समझ में, ये 1 वोल्ट की क्या आ गई यहाँ पर परिभाषा। ओम का नियम समझना। ओम का नियम क्या कहता है? अगर किसी भी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था में क्या है कि लंबाई और क्षेत्रफल, समझ गए, इसका घनत्व है वगैरह, तो ध्यान रखना। वापस समझ लो, इसमें ओम का नियम है, अगर किसी भी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था और ताप नियत हो, दो कंडीशन नियत होनी चाहिए। नियत का मतलब इसको परिवर्तित नहीं करना है। अगर किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था में देखो लंबाई और क्षेत्रफल आ रहा है, ऐसा में, और ताप भी फिक्स है, ताप को भी चेंज नहीं करना है। अगर किसी भी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था और ताप नियत हो, तो उस चालक पदार्थ के सिरों के मध्य का विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। यह है ओम का नियम, सिंपल सा नियम है। भौतिक अवस्था में क्या था? लंबाई और क्षेत्रफल, ऐसा में, और ताप जो वही बताऊंगा जो ताप है वो। तो वापस समझ लेना ओम का नियम कि अगर किसी भी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था और ताप नियत हो, तो उस चालक पदार्थ के सिरों के मध्य का विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऐसा में अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध। बात नहीं सुनेगी। आर यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पर क्या करता है? धारा के प्रवाह में रुकावट। प्रतिरोध का नाम क्या है? धारा के अंदर एक तरह की बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा में प्रतिरोध यहाँ पर क्या करते हैं? धारा में, और भाई मैं लिखूंगा इसकी परिभाषा भी, तो पहले ओम का नियम समझ लीजिए। समझ में आ गया ओम का नियम? आगे समझ में। अब देखना इसके अंदर आर जो है वो किसके इक्वल होगा? V अपॉन आई के। समझ में। अब यहाँ पर मुझे अगर R के अंदर 1 ओम की परिभाषा, अब यहाँ प्रतिरोध के बारे में बताऊंगा, समझना अलग से। अब यहाँ ध्यान देखना, R होता है यहाँ पर क्या? प्रतिरोध, V होता है विभवांतर, और I होती है धारा। R होता है प्रतिरोध, V होता है विभवांतर, I होती है धारा। ये रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ऐसा। अब देखना प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो, इसका मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पर क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, अब यहाँ पर देखना प्रतिरोध को मैं डिनोट किससे करूंगा? ये प्रतीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ये इसका क्या होता है? प्रतीक होता है, सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, यूनिट ओम होती है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर प्रतिरोध की खुद की परिभाषा क्या होगी? पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध। पदार्थ का वह गुण
जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब रुकावट कैसे, जो मान लिया कोई सड़क है, सीधी सड़क है, समझना, मान लिया एक तो ये प्लेन सड़क है, ठीक है, और यही सड़क अगर इस शेप में हो, बीच बीच में यहाँ रोड के बीच, मान लिया एक तो ये प्लेन सड़क है और ये सड़क का अंदर यहाँ पर ये जंप इस तरह के किए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ जो गाड़ी चलेगी उसके परवाह, मतलब जो गाड़ी चलेगी उसके गाड़ी के चलने में रुकावट आएगी कि नहीं आएगी? ये तो आराम से स्पीड से चल रही है, उसमें रुकावट आएगी। वही काम प्रतिरोध धारा के लिए करता है। भाई ये तो ये प्लेन सड़क है और एक सड़क इस तरह से है, ऐसा ना, बीच बीच जगह जगह वहाँ पे इस तरह का शेप किया हुआ, और वैसे गाड़ी के स्पीड को कम करने के लिए यही शेप होता है उसके अंदर रोड में, जिसे अपन जंप कहते हैं, ऐसा में। तो एक तो प्लेन सड़क है और एक सड़क का शेप इस तरह से है, तो गाड़ी के जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी के चलने में रुकावट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और ये प्लेन सड़क में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो यही काम जो करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का धारा का प्रवाह, और उसके लिए रुकावट उत्पन्न करता है कौन? प्रतिरोध। ऐसा में तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या हुई? पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब यहाँ पे भी देखना, 1 ओम की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ध्यान रखना। प्रतिरोध जो है इसके लिए 1 ओम है इसकी परिभाषा। 1 ओम यहाँ कब आएगा? 1 ओम कब आएगा? जब यहाँ पे 1 वोल्ट हो और धारा कितनी हो? 1 वोल्ट कब आएगा? 1 ओम कब आएगा? जब विभव की 1 वोल्ट और धारा कितनी हो? 1 एम्पियर। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी चालक पदार्थ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक पदार्थ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उनके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, सूत्र से परिभाषा आराम से बनती है। यहाँ 1 ओम कब आएगा? जब दोनों एक होंगे तभी आएगा, और समझ लेना। अगर किसी भी चालक पदार्थ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध क्या कहलाता है? 1 ओम। ऐसा में हाँ लिख ले इसमें, किसी चालक पदार्थ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। हाँ, अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें 1 एम्पियर की करंट का फ्लो करें तो उसके एंड के बीच के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? 1। When 1 ampere current flow in circuit, then potential difference between two end of conductor is 1 volt. Then resistance of conductor is known as 1 ohm. ऐसा ना? धारा नियंत्रक, रियोस्टेट, समझना अगला पॉइंट, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक मतलब रियोस्टेट जो करंट को कंट्रोल करता है। धारा नियंत्रक का मतलब होता है वह अवयव जो विद्युत परिपथ में धारा का नियंत्रण करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। समझ गया? जैसे अपन बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते समय अपने देखना रेस वाला होता है एक्सीलेटर, वो क्या करता है? रेस को कंट्रोल करता है। बातें मतलब ध्यान रखना, जैसे अपन बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें रेस कंट्रोलर होता है ना, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने, और कंट्रोल तो होता ही है, चाहे बाइक चलाओ चाहे स्कूटर चलाओ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? कंट्रोल तो होता ही है रेस का, कम ज़्यादा करते रेस अपने हाथ की बात होती है। तो वैसे धारा को कंट्रोल करने के लिए होता है धारा नियंत्रक। नाम है धारा नियंत्रक, यानी जो धारा को, नाम के अंदर ही परिभाषा है धारा नियंत्रक, यानी जो धारा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो वह अवयव जो विद्युत परिपथ में धारा का नियंत्रण करता है उसको अपन क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। तो कैसे हम इंग्लिश में कहते हैं इसको? रियोस्टेट। धारा नियंत्रक को परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं, ऐसा में ये होता है धारा, ये प्रतीक होता है धारा नियंत्रक का, ये प्रतीक होता है, ऐसा में। अब देखना अगला है कि प्रतिरोध खुद किन किन पे निर्भर करता है? प्रतिरोध पे निर्भरता क्या है देखना। इंग्लिश में धारा नियंत्रक को रियोस्टेट कहते हैं। देखना, अगर ये कोई चालक पदार्थ है जिसकी लंबाई है L, क्षेत्रफल है A, तो इस चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के तो होगा समानुपाती और क्षेत्रफल की होगा व्युत्क्रमानुपाती। किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ऐसा में तो दोनों का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? R समानुपाती L/,
ए। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए। ऐसा में किसी भी चालक पदार्थ, जैसे मान लिया मैं कोई चालक पदार्थ लिया मैंने, एल लंबाई है, क्षेत्रफल ये है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा लंबाई के समानुपाती होगा, क्षेत्रफल के होगा व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ रो लग जाएगा। रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के होता है इनवर्स। मान लिया कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो लेंथ है वो एल है और एरिया ए है, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के इनवर्स होगा। ये कहते हैं यहाँ पर क्या जाएगा, रो, जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ ध्यान रखना, रो जो है, इस रो को यहाँ पर कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इंग्लिश में भी ध्यान रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब देखना, अब इनके लिए देखना, ये जो है ना जो मैंने लिखा, इसकी भी डेफिनेशन बनाएंगे अभी। पहले तो इस रो को अलग से लिख, देखो इधर समझो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। हाँ देखना इधर, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ, R इंटू ए अपॉन एल के इक्वल। गाइस हमने ये किसके इक्वल हो जाएगा, R इंटू रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल, ये आ गया। अब देखना, पहले तो इसका मात्रक निकालेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होता है, देखो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, तो यहाँ से रो इक्वल्स टू क्या हो गया, R इंटू ए अपॉन एल। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होगा, मीटर। तो यहाँ देखना, मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। ये तो मात्रक पूछ सकता है, ध्यान रखना मात्रक का। अब इसकी परिभाषा देखना, यहाँ देखना परिभाषा रो की। इनके लिए मुझे रो की परिभाषा बनानी है, तो मैं अगर क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, लंबाई का मान 1 मीटर रख दूं, डेफिनेशन समझना, मैं रो की परिभाषा बना रहा हूं, ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखो परिभाषा बना रहा हूं इसकी, इधर देखना, अगर क्षेत्रफल a बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, लंबाई 1 मीटर हो, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, r के। इस कंडीशन में किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऑटोमेटिकली रो किसके बराबर हो गया, r के, क्योंकि रो बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू 1/1, तो रो बराबर क्या हो गया, r। ऐसा में इसके बराबर ही होगा ना, r बराबर रो l अपॉन a है, तो रो बराबर क्या होगा, r इंटू a अपॉन l। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं दोनों का मान एक रख दूं, तो रो किसके बराबर हो गया, r के। तो मैं परिभाषा में क्या लिखूंगा कि अगर कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, समझना, कोई चालक पदार्थ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी है, 1 मीटर, तो उसका जो प्रतिरोध है उसको ही अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। वापस समझ लेना, देखो कोई चालक पदार्थ है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 1 मीटर है, उसका ही प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता कहलाता है, क्योंकि बराबर हो गए ना दोनों, तो प्रतिरोध ही, प्रतिरोध का मान ही प्रतिरोधक के बराबर होगा। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या हुई यहाँ पर, अगर किसी चालक पदार्थ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 1 मीटर है, तो उसका प्रतिरोध ही उसकी क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। समझ में। अब अगला पॉइंट समझना जो न्यूमेरिकल के लिए है, देखना, जैसे ये चालक पदार्थ है, अब मैं इसकी लंबाई बढ़ा रहा हूं, समझना, अगर मैं इसकी लंबाई को दुगुना करूंगा तो क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा ना। देखो प्रैक्टिकल चीज, अगर मैं इसको खींच के लंबा करूं, लंबाई को मैंने दुगुना किया, तो देखो क्षेत्रफल पहले ये था, अब ये शेप आ गया। अगर को जैसे मान लीजिए ये मार्कर इलास्टिक है, इलास्टिक मार्कर होगा, अगर इसमें खींच के लंबा करूंगा तो क्या होगा, ये वाला क्षेत्रफल तो कम होगा ना, पतला होगा ना। तो ये मार्कर समझ लीजिए मार्कर है, अब इसको खींच के लंबा करें, ये वाला क्षेत्रफल कम होगा, तो जितने गुना लंबाई बढ़ेगी ना उतने ही टाइम क्षेत्रफल भी कम होगा। ऐसा में जितने गुना लंबाई बढ़ेगी उतने गुना क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अब इसके लिए प्रतिरोध का सूत्र लगाऊं यहाँ पर, इसके लिए तो क्या आएगा, R बराबर रो एल अपॉन ए।
इसके लिए मैं प्रतिरोध का सूत्र लगाऊंगा तो R बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। और इसके लिए लगाऊं तो क्या आएगा, R डैश बराबर रो, लंबाई कितनी है 2L, क्षेत्रफल कितना है ए बाई 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 4 रो एल अपॉन ए। तो रो एल अपॉन ए किसके बराबर है, R के बराबर, तो R डैश कितना आ गया 4R। ये प्रतिरोध कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। कहीं समझ में, प्रतिरोध कितने गुना बढ़ गया, यहाँ पर 4 गुना बढ़ गया। मैंने यहाँ इसकी लंबाई बढ़ाई है, दुगुनी की है। पहले देखो, पहले प्रतिरोध कितना था, R लंबाई L क्षेत्रफल है, तो R बराबर क्या आ गया, रो एल अपॉन ए आ गया। अब मैंने इसकी लंबाई को दुगुना कर दिया, तो लंबाई का दुगुना कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, इसका नया सूत्र लगाऊंगा R डैश बराबर रो 2L अपॉन ए बाई 2। तो 2 ऊपर चला गया, 4 रो एल अपॉन ए आ गया, 4 रो एल अपॉन ए आ गया। तो ये R रो एल अपॉन ए किसके बराबर है, यहाँ पर R के बराबर है ना उपरोक्त समीकरण से। तो प्रतिरोध कितना आ गया पहले से 4 गुना। सुनो, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, वो भी ध्यान रखना। वैसे तुम्हें तो बोर्ड के अंदर तो पूरे पूरे ढंग से ही लिखना है, लेकिन आंसर गलत है सही है, उसकी ट्रिक भी ध्यान रखना। R डैश बराबर n स्क्वायर R, ये लंबाई के लिए n का मतलब कितने गुना लंबाई में परिवर्तन है। यहाँ मैंने लंबाई को दुगुना किया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। मैं अगर लंबाई को 3 गुना करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। भैया अगर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट सूत्र लगा देना, लेकिन n का मान लंबाई का है, ये ध्यान रखना। कितने गुना लंबाई बढ़ेगी उसके लिए है, क्षेत्रफल के लिए नहीं है। ऐसा में लंबाई के लिए कितना 2 गुना बढ़े, 3 गुना बढ़े, उसके लिए डायरेक्ट सूत्र है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों में भरवाता ना, खाली जगह का आ जाए या फिर इसका आ जाए ऑब्जेक्टिव का, तो उसके लिए ये लाना n स्क्वायर R सीधे। कितने गुना लंबाई, 2 गुना 2 का स्क्वायर कर दो 4 है, 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर कर दो 9R, 4 है तो 4 चौक 16R। ऐसा में अब यहाँ पर जब लंबाई दुगुनी की है, मैंने दुगुनी कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ R डैश बराबर 2 का स्क्वायर R कितना हो जाएगा 4R। ऐसा में और अगर पूछ ले कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ये भी आता है, तो प्रतिशत परिवर्तन के लिए क्या कहेंगे, अंतिम मान R में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा, अंतिम मान डायरेक्ट सूत्र है, ध्यान रखना, माइनस प्रारंभिक मान किसका, R का अंतिम मान, R का प्रारंभिक मान बटा वापस R का प्रारंभिक मान। तो देखो अंतिम मान कितना आ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन भी ध्यान रख लेना। R का अंतिम मान, इधर ध्यान दो, R का अंतिम मान माइनस R का प्रारंभिक मान बटा R का प्रारंभिक मान। अंतिम मान कितना आ रहा है 4R, प्रारंभिक मान कितना R, फिर R इंटू यहाँ 100 भी आएगा, यानी कितना आ जाएगा 3R अपॉन R। कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ R में 300। R का अंतिम मान माइनस R का प्रारंभिक मान बटा R का प्रारंभिक मान। अंतिम मान कितना आ रहा है 4R माइनस R बटा R इंटू 100। कितना आ गया 3R अपॉन R 300 में। R में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 300।